नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। तो आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का तीसरा पड़ाव यानी कि लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 आपने लेक्चर नंबर 1 में देखा सॉल्यूशन क्या है, विलयन क्या है, विलय क्या है, विलायक क्या है, और आपने उस जगह पर मोलरता, मोललता, मोल भाज देखे। सेकंड में आपने देखा कि प्रतिशत द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, नॉर्मलता, तुल्यांकी भार, ये सब क्या होते हैं वो देखा आपने। आज की क्लास में आपको बताऊंगा, ये आज की क्लास में है आपके पास वाष्पदाब किसे कहते हैं। विलयन में हम ये चीज देखेंगे, वाष्पदाब किसे कहते हैं, राउल्ट का नियम क्या है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। देखते हैं कितनी टॉपिक आज कर पाते हैं हम। तो सबके सब अपनी कॉपी लेकर के बैठ जाइए और जो पढ़ाऊंगा उसे नोट करिए। याद रखें इस बात का कि आप यहां पर कोई पिक्चर नहीं देख रहे, कोई फिल्में नहीं देख रहे हैं, कोई थिएटर में नहीं गए हैं, कोई मनोरंजन करने नहीं बैठे हैं। यानी कि मजा आया यार, नहीं मजा आया यार, इसमें बात नहीं बनेगी। सीखे कि नहीं, इस पे देखिए। नहीं सीखे तो सीखने की कोशिश करिए। आपको अगर आप लगेंगे, जुटेंगे, मेहनत करेंगे, लगन रखेंगे, तब जाके सीख पाएंगे। हम आपके लिए कोई मनोरंजक चीजें नहीं बनाते हैं, हम आपके भविष्य के लिए नींव रखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अपनी कॉपी और पेन लेकर के सबसे पहले बैठिए आप। और जो भी बच्चे आ चुके हैं उन सब में लोकेश, नीरज, अंकित और सारे बच्चे आप सब आ चुके हैं। आप सबको कहूंगा कि अपने दोस्तों को बिल्कुल ये वीडियो शेयर करिए, और 2 वीडियो पहले हो चुका है उनको पहले शेयर करिएगा, पहला और दूसरा, फिर तीसरा शेयर करिएगा। और आप बताइए कितने बच्चों को लगता है कि वो इस क्लास को लाइक करते हैं, ऐसे क्लास आप देखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। आप कुछ दो दिनों की क्लासेस जो हुई है उन 2 दिनों में आपने क्या सीखा। 1 2 3 3 लेक्चर हो गए हैं। अगले हफ्ते फिर 3 लेक्चर होंगे विलयन के। तो आज देखें, शुरू करें बेटा। सबके सब तैयार हैं? अगर तैयार है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपना बताइए कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। यस और नो में जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि अब जब ये चीजें पढ़ करके जब स्कूल में जाओगे तो आप सबसे बेहतर स्टूडेंट बन के निकलोगे। आप अपने क्लास में सबसे बेहतर जवाब दोगे। बस याद रखना, पढ़ाई करने का तरीका ये होता है, पहले टीचर से पढ़ें, टीचर से समझें, उस टॉपिक के बारे में समझने के बाद उसका रिवीजन करें, उसके बाद उनमें कॉपी में जरूर लिखें, फिर एक बार बुक देखें, फिर प्रैक्टिस करें। बहुत स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप में कोई चीज कवर नहीं होती है। यानी टीचर से आपने पढ़ा और घर में फेंक दिए तो कभी भी हम बेहतर नहीं कर पाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबका वेट कर रहे थे हम, और बहुत सारे बच्चे जो हैं आ गए हैं। सबको वेलकम वेलकम, और सब ने लिखा है यस सर, बहुत बढ़िया बात है। चलो बेटा, बातचीत नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वाष्पदाब। सवाल है वाष्पदाब क्या है। मैं आप लोगों के लिए अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, नोट्स कैसे लिखेंगे, वो मैंने आपके सामने लिख के रखा है, उन्हीं चीजों पे लिखिएगा। कभी कभी 2 टाइप की परिभाषाएं दिए हैं, कुछ सरल परिभाषाएं, कुछ जरूरी परिभाषाएं, दोनों तरह की बातें हैं। सो शुरू करें। क्या आप सुनना चाहेंगे? हाँ जी। पहली बात तो यह है, वाष्पदाब है क्या चीज। अगर वाष्पदाब को समझना चाहते हो तो एक छोटा सा प्रयोग करिए। ये जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल है, आपने बॉटल देखे, ये बॉटल है, इसमें ये प्लास्टिक की बॉटल है। आप एक काम करिए, कांच की बॉटल रखिए, क्योंकि कांच की बॉटल का आयतन कम ज्यादा नहीं होता है। प्लास्टिक की बॉटल जो है थोड़ी सी स्क्वीजी होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होता है, तो इस कारण से क्या हो जाता है कि यहां पर कुछ मजेदार बात नहीं होगी। लेकिन हां, इस बॉटल में आप जब इस बॉटल को खोलते हैं, इसमें पानी भरा है थोड़ा, और उसके बाद जब इसको खोलते हैं ऐसे थोड़ी सी फस करके साउंड आती है। आपने आधा पानी या कुछ ऊपर तक पानी भर दिए या नीचे तक भरे, जितना भी आप पानी भर दिए, लगभग कुछ जगह खाली रखना है। आपने पानी भर के रख दिए काफी समय तक, चलो 24 घंटे रख दिए। उसके बाद आप एक चीज देखते हो, इस बॉटल का मैं यहां पर एक चित्र बनाता हूं। आपने क्या देखा बॉटल में, आपने इसमें कुछ पानी भर के रख दिए हैं। ये है पानी भर के रख दिया आपने इसमें, और इसके ढक्कन लगा दिया आपने, ये आपने ढक्कन लगा दिया।
आप क्या देखते हो कुछ समय बाद कि कुछ पानी की बूंदें इसकी सतह पर आती हैं और इस तरह से बहते हुए नजर आती हैं, ऐसे नजर आती हैं। और यदि काफी समय बाद, और ये जो बूंदें नजर आ रही हैं वो जिस स्पीड से गिर रही होती हैं उतनी स्पीड से वहां पर टपकते हुए बहुत मतलब लंबे समय तक उतनी ही स्पीड नजर आती है। साथ में एक चीज और नजर आता है, जब इस ढक्कन को खोलते हैं तो कुछ गैस निकलती हुई नजर आती है, फिस करके साउंड आती है। आपने ये देखा होगा, सही है, देखा है। तो ये होगा, यहां पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर ये जल भरा हुआ है या कोई द्रव भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड की सतह की अणुएं जो होती हैं लगातार मुक्त होती रहती हैं। ये लिक्विड की सतह लगातार मुक्त होती रहती हैं, लेकिन साथ में जब ये इस वातावरण में आता है तो वो जो अणुएं जो थी गैस के फॉर्म में था, वाष्प के रूप में था, वो वाष्प आपस में संगुणित हो जाती हैं और द्रव बन करके नीचे गिरती हैं। अब चूंकि ये बंद है तब ऐसा हुआ। अगर ये बंद नहीं रहता, खुला बॉटल होता तो क्या होता? आपको एक चीज देखने को मिलेगा, ये पानी धीरे 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 कम हो जाता है। खुले बॉटल में अगर पानी भर के रख दिए, बॉटल का ढक्कन खोल दिए और रख दिए हैं, तो कुछ दिनों बाद वो बॉटल का पानी कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। दो बातें देखें, इनका द्रव की अणुएं जो होती हैं, उसकी सतह की अणुएं जो होती हैं वातावरण में मुक्त होती रहती हैं। मुक्त होने के लिए जो दाब लगाता है, ये द्रव की सतह की अणुएं मुक्त होने के लिए, वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाता है, जो प्रेशर लगाता है, उसी प्रेशर को हम कहते हैं वाष्प दाब। विलयन की सतह पर उपस्थित विलयन, या मैं कह दूं यहां पर द्रव, द्रव की सतह पर उपस्थित अणुओं के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए लगाए जाने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। छोटी सी बात आपके दिमाग में बिठाया। अब ये जो दाब है वो कितना है, ये कैसे पता चलेगा? इसमें मैं कार में छेद कर देता हूं और उसमें एक पाइप लगा देता हूं और एक दाब मापी यहां पर लगा देता हूं, एक दाब मापी लगा देता हूं। दाब मापी है ये, दाब मापी में जो दाब हमको दिखाई देता है वही दाब इस द्रव का वाष्प दाब होगा। चलो समझ लिए। हम इस बात को और दूसरी तरह से कह दें, ये एक पात्र है, इस पात्र पर एक द्रव भरा हुआ है, इसकी सतह से अणुएं जो होते हैं वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाता है, उस दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अब ये बातें देखिए, इस चीज को दर्शाने के लिए परिभाषा को थोड़ा सा दूर अलग लिखा गया है, स्थिर ताप पर, क्योंकि ताप का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ताप का प्रभाव पड़ता है किस पर? वाष्प दाब पर। तो कहेंगे स्थिर ताप पर बंद पात्र में, ये पात्र बंद है, बंद पात्र में सतह के ऊपर, द्रव के सतह के ऊपर उसके वाष्प के द्वारा साम्यावस्था, इसका वाष्प के द्वारा यहां पर क्या बन रहा है? वाष्प बन रहा है, द्रव बन रहा है। उस टाइम जो साम्यावस्था स्थापित होती है, जो दाब उत्पन्न होता है, उस दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो मुझे लगता है कि पहली परिभाषा आपके लिए काफी आसान है, दूसरी परिभाषाएं एकदम साइंटिफिक है, आपको जो लिखना है वो लिखिए, दोनों भी लिख सकते हैं। अगर जो ये तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और ये वाला आप अपनी कॉपी में रखेंगे, थोड़ा याद करेंगे, याद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये परिभाषा आपके दिमाग में बैठ गया होगा। मैंने क्या कहा? किसी द्रव की सतह से वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब, द्रव की सतह पर जो दाब लगती है, द्रव की सतह के द्वारा वाष्प में परिवर्तन होने के लिए दाब जो लगाई जाती है, उस दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। बिल्कुल क्लियर बेटा जी, बिल्कुल क्लियर है ना? सुरेश कुमार, बीके, है ना, महेंद्र, अमित, दुर्गा, बिल्कुल। ये अब इस वाष्प दाब को थोड़ी सी बात समझेंगे। वाष्प दाब क्या है? वाष्प में परिवर्तित होने के लिए द्रव के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर? क्लियर? यस। चलो आगे चलते हैं। वाष्प दाब को कुछ चीजें, मैंने परिभाषाओं को भी हटाया नहीं है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो वाष्प दाब को बढ़ा या घटा सकती है, वाष्प दाब को परिवर्तित कर सकती है? द्रव या विलयन के वाष्प दाब को परिवर्तित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? एक है विलायक की प्रकृति, दूसरा है ताप का प्रभाव और तीसरा है अवाष्पशील विलय की उपस्थिति।
तीन चीजें, तीनों चीजों को एक एक करके आपको समझाते जा रहा हूं, अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक आपको बता रहा हूं वो है विलायक की प्रकृति। अगर विलायक अधिक वाष्पशील है, अधिक, कॉपी में लिखिए, अधिक वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। एक बात हो गया। दूसरी बातें क्या लिख सकते हो? दूसरी बातें हो सकती हैं विलायक की प्रकृति, जो द्रव, जो विलायक अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करती, वाष्पित होती, उनका वाष्प दाब अधिक होगा। दूसरी बात है विलायक के अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होने पर विलायक के अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल मतलब होता है अणु अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है। अणु, विलायक में अगर जल है तो जल की अणुएं आपस में जो आकर्षण बल लगाती है, बस इतनी बात है। अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होने पर वाष्प दाब कम होता है। मतलब अंतराण्विक आकर्षण बल कम होगा तो वाष्प दाब अधिक होगा, अंतराण्विक बल ज्यादा होगा तो वाष्प दाब कम होगा। बिल्कुल क्लियर है भैया, एकदम क्लियर, बिल्कुल इजी है। बस कॉपी में नोट करते जाइए मेरे साथ। हाँ जी, जल्दी जल्दी करिए, है ना, नोट कर लिए। अब चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट नहीं किए हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चले, अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक का दूसरा प्रभाव क्या है? ताप का प्रभाव। कोई भी द्रव है उसका वाष्प दाब जो है तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। तो मैं यहां पर लिख दूं, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। नोट करो बेटा, मतलब तापमान अगर बढ़ाया जाए किसी द्रव का या किसी विलयन का तो उसका वाष्प दाब बढ़ जाता है। क्यों जानने की जरूरत नहीं है, जानना है तो बता देता हूं, जानना है तो बता देता हूं। जब ताप बढ़ाते हो ना तो अणुओं की बीच की जो दूरी है, ताप बढ़ाते हो ना, ताप, तो अणुओं की बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। जब दूरी बढ़ जाती है अणुओं के बीच का तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है, यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल कम हो जाता है। जब अंतराण्विक आकर्षण बल कम हो जाता है तो आसानी से वाष्प बनने लगता है। ज्यादा वाष्प बनेगा, वाष्प दाब अधिक हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया? यानी कि वाष्पशीलता बढ़ जाती। तो लिखेंगे सिर्फ ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है, कारण पे मत जाइए, ठीक। कारण अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। साइंस में हर चीज लिखी नहीं जाती है, कुछ चीजों को सेंस किया जाता है। जिनके दिलो दिमाग में विज्ञान भरा हुआ है वो अपने आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। और याद रखिए, हर चीज को ग्रहण नहीं किया जाता, रट्टा नहीं मारा जाता है। कुछ चीजों को अपने दिमाग से लिखा जाता है, अपने दिमाग लगाना पड़ता है, अपने आप को बनाना पड़ता है, ठीक है। आप सेंस करते हो, जो चीज देखते हो वो व्हाइट क्यों दिख रहा है, ये काला क्यों दिख रहा है, वो लाल क्यों दिख रहा है, मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ये क्यों जलेगा, उस बटन को दबाऊंगा तो वो क्यों लाइट जलेगी, पता होनी चाहिए। क्योंकि उनका कनेक्शन उस लाइट के साथ है, इनका कनेक्शन इस लाइट के साथ है। बिल्कुल सीधी सी बात है। कनेक्शन के साथ साथ वो स्विच क्या करता है, सारी चीजें स्विचिंग बिल्कुल आसानी से चलने वाली बातें हैं। बेटा, अगर आपका दिल और दिमाग साइंस में रम गया है तो आप साइंटिस्ट बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। चलिए साहब, आगे चलते हैं, एक अच्छा टीचर भी बनोगे। फिलहाल आपने देखा ताप बढ़ाने पर क्या हुआ, वाष्प दाब बढ़ता है, बस इतना ही लिखना है। अगला है अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अवाष्पशील विलेय क्या है? नमक के बारे में जानते हो, नमक को पानी में घोलते हो। चलिए,
नमक कैसा विलेय है बताइए, अवाष्पशील विलेय है कि वाष्पशील विलेय है? बताइए जल्दी से, नमक वाष्पशील विलेय है कि अवाष्पशील विलेय? मेरे बच्चे जल्दी बताओ। डी, चलिए बताइए जा। हाँ जी, बिहार का लाडला, जरूर बता बेटा। हिमांशु, हाँ जी। मिस अंचल, चैटिंग करना नहीं, पढ़ाई जरूर करना, ठीक है। साक्षी शर्मा, आपका ध्यान चैटिंग में है, पढ़ाई पे नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चैटिंग में ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे नहीं। हमें कुछ नहीं कहना, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, आप कैसे सोचते हैं। फिलहाल आपकी बात है अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। अवाष्पशील विलेय, नमक कैसा है? वाष्पशील, अवाष्पशील, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल? अवाष्पशील मतलब नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल। वाष्प में परिवर्तित जो नहीं होती है उसे अवाष्पशील कहते हैं। नमक वाष्प में परिवर्तित नहीं होती है। अल्कोहल वाष्पित हो जाती है, वेपराइज होती है। तो अगर अल्कोहल की बात कहूं तो वाष्पशील विलेय है, नमक की बात करूं तो अवाष्पशील विलेय है। अवाष्पशील विलेय मिलाऊंगा तो वाष्पशील क्या होगा? वाष्प दाब कम होगा। तो क्या बोलूंगा? विलयन में अवाष्पशील विलेय की सांद्रता बढ़ाने पर वाष्प दाब कम हो जाता है। बस, हम इसका कारण भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर शुद्ध विलायक है, समझो, शुद्ध विलायक है, जल शुद्ध है, तब क्या होगा? उसमें जल की सतह पर ओनली जल की ही अणुएं होंगी। लेकिन अगर उसमें वाष्पशील, अवाष्पशील विलेय हो तो तब क्या होगा? यानी कि विलयन है, अवाष्पशील विलेय घुला हो तो क्या होगा? देखें, इसकी सतह पर सिर्फ जल की अणुएं नहीं है, इसमें सतह पर विलेय की भी अणुएं आ जाती हैं। तब बताओ, सिर्फ जल की अणुएं हैं तो ज्यादा से ज्यादा अणुएं वाष्पित होंगी, तो वाष्प दाब ज्यादा उत्पन्न होगा क्योंकि वाष्प ज्यादा उत्पन्न होगा। लेकिन अगर सतह पर जल की अणुएं हैं तो वो वाष्पीकृत होगी, लेकिन यहां पर है अवाष्पशील विलेय तो ये वाष्पित नहीं होगी। तो जो अणुएं वाष्पित हो रही हैं वो जल की अणुएं हैं। सो जल की अणुएं सतह पर कम है, विलायक की अणुएं कम है। सो वो यानी कि जो वाष्पित होती हैं जल, उसकी अणुओं की सांद्रता कम है, सो वहां पर वाष्प दाब कम उत्पन्न होगा। तो याद रखिएगा, ये तो कारण मैंने बताया बेटा। बात ये समझो कि यहां पर शुद्ध विलायक में सिर्फ और सिर्फ विलायक की अणुएं हैं तो ज्यादा वाष्पित होगा, वाष्प दाब अधिक होगा। अवाष्पशील विलेय मिले तो उस अणु पर यानी उसकी सतह पर विलेय की भी अणुएं आ गई जो अवाष्पशील है, तो सतह पर जो वाष्पित होने वाले अणुएं हैं वो कम है, तो वाष्प दाब कम होगा। इतना डिटेल में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल बात समझ में आ गई होगी। तो बात समझ में आया, तीन बातें क्या क्या समझ में आया बेटा जी? बोलो, आपको समझ में आया ये तीन बातें? विलायक की प्रकृति, विलायक की अणुएं आपस में अधिक बंधन में रहती हैं तो वाष्प दाब कम होगा। ताप का प्रभाव, तापमान बढ़ाओगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, अवाष्पशील विलेय मिलाओगे तो वाष्प दाब घटेगा। बस ये तीन बातें आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। वाष्प दाब को प्रदर्शित करेंगे हम पी से, कैपिटल पी से। इसको किससे दर्शाएंगे? पी से दर्शाते हैं। चलिए, अब इसके आधार पर हम आगे चलेंगे। अब पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट का वाष्प दाब का नियम, किसी भी विलयन के लिए राउल्ट का वाष्प दाब का नियम।
कितना आसान है, चलो देखें। सारे बच्चे मेरे साथ सुनेंगे और अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। ये जो लिखा हुआ है उसे अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, बस लिखना है। क्या बोल रहा हूं यहां पर बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, स्थिर ताप पर मैंने कहा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाष्प दाब ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वाष्प दाब कम होगा। तो तापमान को हमने स्थिर कर दिया, तापमान में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। हम सिर्फ छेड़छाड़ करने वाले हैं विलयन की सांद्रता पर, यानी कि विलय की मात्रा अधिक या विलय की मात्रा कम। यहां पर मोल प्रभाज का बहुत महत्व है। तो मोल प्रभाज को हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, आप जरूर जाके देखिएगा फर्स्ट लेक्चर। और पहला दूसरा लेक्चर हो चुका है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उनको जरूर जाके एक बार पढ़ें, कॉपी में लिखें और देखें, यदि नए स्टूडेंट हो तो। और यदि पुराने स्टूडेंट हो तो जबरदस्त। तो इनमें से जितने बच्चे पहले से आ रहे हैं, पहले लेक्चर से आ रहे हैं, वो लिखो फर्स्ट लेक्चर या लिखो 1, और जो दूसरे लेक्चर से आ रहे हैं चैटिंग में लिखो 2, और आज थर्ड लेक्चर में डायरेक्ट आए हैं तो लिखो 3। तो मैं पहचान जाऊंगा कितने बच्चे फर्स्ट लेक्चर से हैं, कितने बच्चे सेकंड से हैं, कितने बच्चे थर्ड से हैं। हां, एक बात और है, जो बातें बताई जा रही है, यदि आप इसी स्टाइल से आप पढ़ते जा रहे हो तो एक एक बातें आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप अपनी कॉपी में जरूर लिखोगे ये चीजें जो मैं अभी समझाने वाला हूं। तापमान में छेड़छाड़ नहीं किया तो हमने लिख दिया स्थिर ताप पर। फिर क्या है, किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में हमने ऐसा विलयन चूज किया जिसमें विलय जो है अवाष्पशील है, नमक है, शक्कर है, कॉपर सल्फेट है, इस टाइप के पदार्थ का उपयोग किया। काफी बच्चों ने 1 लिखा है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने 2 लिखा है। बेटा 2 से जिन्होंने 2 लिखा है, क्या आप पहला वीडियो नहीं देखे? देख लो। जिन्होंने 2 लिखा है, पहला वीडियो नहीं देखें, देख लो। जिन्होंने 3 लिखा है, पहला और दूसरा वीडियो जरूर देखो। नहीं मिल रहा है तो आप एक काम करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको पहला दूसरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो पहले देखना, फिर बाद में दूसरा देखना। जब सीढ़ी चढ़ते हो तो पहले स्टेप में पहला कदम रखते हो, दूसरे में दूसरा। जब आप पढ़ाई शुरू किए तो आज 12वीं में तभी आए जब कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके चढ़े। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 5वीं तो पढ़ लेते हैं, 6वीं और 7वीं छोड़ के सीधा 8वीं पढ़ते हैं। उनकी हालत बाद में 11th 12th में खराब हो जाती है। बेटा ध्यान रखिएगा। वो अलग बात है कि वो पढ़कर कुछ सालों को छोड़ करके स्किप करके पढ़ते हैं, बाद में उसकी हालत खराब हो जाती है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। मैंने देखा है कुछ स्टेट में ऐसा है, कुछ राज्यों में ऐसा है कि कुछ सालों को अगर बच्चा होशियार है तो उनको स्किप करा दिया जाता है, वो लोकल क्लासेस को छुड़वा करके सीधे बोर्ड एग्जाम निकलवा दिया जाता है, बच्चा होशियार है समझ करके। पर बच्चे का परिपक्वता, बच्चों में क्वालिटी नहीं आती है उस लेवल की। ये अलग बात है कि शिक्षा नंबर लाना अलग बात है बोर्ड में। तो चलिए फिलहाल बात हो गई। हाँ जी सर, हमारा किताब पूरी हो जाएगी क्या 2022 तक? आप बेटा सिर्फ पढ़ाई करो। अगर आप पढ़ाई करना शुरू कर दिए तो किताब क्या 2-2 किताब पूरी हो जाएगी। आप परेशान क्यों हो रहे हो? और हाँ, मैंने वीडियो दिया है, आप पूरी वीडियो इस चैनल में है। बिल्कुल लाइव क्लास का वेट मत करो। जो वीडियोस दिए गए हैं चैप्टर वाइज, उन वीडियोस को लाइन से पढ़ना, ऐसा नहीं स्किप करके पढ़ेंगे तो कभी नहीं होगा सक्सेस। फिलहाल मैं जो पढ़ा रहा हूं इस पे ध्यान दीजिएगा। ये सिद्धांत, ये नियम जो है, राउल्ट्स लॉ जो है, किन बातों पर निर्भर करता है? कंडीशन देखें, ताप स्थिर है। कंडीशन देखें, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में है। क्या है भाई? यहां से शुरुआत करते हैं। विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। नियम क्या है? विलायक का वाष्प दाब। फिर क्या बोला है? विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती विलायक का मोल प्रभाज, का मोल प्रभाज। विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या हुआ? नियमानुसार। यह हुआ। विलायक के वाष्प दाब को दर्शाते हैं हम लोग PA। समानुपाती विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज XA, X मोल प्रभाज है XA।
अब इस समानुपातिक चिन्ह को अगर हटाता हूं तो मुझेगा पी ए इज इक्वल टू, समानुपातिक चिन्ह हटाने पर एक कांस्टेंट आता है, एक स्थिरांक आता है के इंटू एक्स ए। समीकरण हो गया एक। अब ये तो है विलियन में लिखा गया है, देखो विलियन में, ये विलियन में ये फॉर्मूला बनता है। कॉपी में नोट करेंगे। कॉपी में नोट नहीं करने वाले बच्चे कहां से जाएंगे? फिजिक्स है क्या पूछ रहे हैं सचिन भैया जी? ये फिजिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में भी फिजिक्स है भाई साहब। पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं लगता है। चलिए पढ़ाई शुरू से करिए, अच्छे से करिए। हाँ जी आयुष कुमार जी चलिए पढ़िए। तो यहां पर क्या हुआ? पी, हाँ जी यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं कहूंगा शुद्ध विलायक के लिए क्या होगा? हमने विलियन में विलायक का देखा है। शुद्ध विलायक के लिए अगर विलायक शुद्ध है तो क्या हुआ? शुद्ध विलायक के लिए होने वाला है, शुद्ध विलायक के लिए पी ए का मान पी नॉट ए, एक संकेत है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट ए होगा और उसका मोल प्रभाज 1 होगा, क्योंकि कोई भी विलयन हो या विलायक हो टोटल उसका मोल प्रभाज हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अब इन मानों को यहां पे रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर चलिए तो क्या हुआ? पी ए इज इक्वल टू, अच्छा पी ए की वैल्यू रखना है भाई, पी ए की वैल्यू रखना है आपको। तो पी ए की वैल्यू क्या होगा? बोलो पी ए की वैल्यू होगा पी नॉट ए, के का के हो गया और एक्स ए का वैल्यू 1 हो गया। मतलब हमारे पास हो गया पी नॉट ए इज इक्वल टू के की वैल्यू मिल गया। के के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। के का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा? बोलो के का मान है पी नॉट ए, तो यहां पर हो गया पी ए इज इक्वल टू के लिए हो जाएगा पी नॉट ए, के का वैल्यू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये हुआ विलायक के लिए। इसी प्रकार विलेय के लिए क्या होगा? विलेय के लिए होगा, देखें पी ए की जगह पी बी हो जाएगा, पी बी पी नॉट बी एक्स बी लिखा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा एक बात और, जब दो गैसों को एक साथ एक ही पात्र में रख दिया जाता है तो दोनों गैसों का आंशिक दाब का योगफल कुल दाब होता है। तो यहां पर डाल्टन के नियमानुसार तो हम यहां पर लिख सकते हैं वाष्प दाबों का योगफल विलयन का लिख दो, विलयन का वाष्प दाब होता है। तो क्या होगा? तो यहां पर हो गया विलयन का वाष्प दाब P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा। यह भी ध्यान रखिएगा। कॉपी में नोट कर रहे हैं? यदि आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। डीके, हाँ जी बेटा चैटिंग बंद कर दो, उसकी जगह पे आप सिर्फ एक काम करो, कॉपी में नोट करो, आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा। चलिए साहब कॉपी में नोट करो भाई, बिल्कुल कॉपी में नोट करो आप जल्दी से। साक्षी, अंशुमन, अजय पटेल, मोटिवेशन लिख लिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। मैंने क्या बताया यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब इन्हीं चीजों को तो यहां पर आपको पता चला
कि इस चीज को मैं दोबारा आपको एक बार रिवाइंड कराता हूं, आपके दिमाग में बैठ गया होगा क्या चीजें हैं। चलिए, हमने क्या देखा, विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के बराबर समानुपाती होता है। तो PA, मैं रिवीजन करा रहा हूं आपको, ये होता है। तो इसका मतलब हुआ KXA, इक्वेशन नंबर 1। शुद्ध विलायक लेंगे तो क्या होगा, शुद्ध विलायक के लिए क्या होगा, बोलो, PA की वैल्यू P0A के बराबर होगा और XA का वैल्यू 1 होगा। तो हम इनमें मान रख दें तो क्या होगा, PA की जगह P0A हो गया, K की वैल्यू हमें पता चल गया, XA की वैल्यू 1 है। अतः समीकरण 1 में मान रख दिए तो क्या होगा, K का मान, तो P0A इज इक्वल टू K। तो K का मान कितने के बराबर हो गया, K का मान हो गया किसके बराबर, सॉरी, हाँ, यहां पर हम K का वैल्यू रख रहे हैं, PA इज इक्वल टू K का मान क्या होगा, P0A, और ये हो जाएगा XA। समीकरण ये हो गया। इस बेस पर ये समीकरण हम इसको 2 मान सकते हैं, और B हम ले तो P0B लिखा जाएगा, XB लिखा जाएगा, और पूरे विलयन का वाष्प दाब होगा PA प्लस PB, किसके अनुसार, डाल्टन के आंशिक दाब के अनुसार, नियमानुसार, डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार। कॉपी में जरूर नोट करेंगे ना, ये नोट कर लो आप जल्दी से। हाँ जी, हेमंत साइनी जी, हाँ जी, जो पढ़ाई नहीं करते हैं उन बच्चों के साथ आप बातचीत ना करें, ठीक है। अब ये तो देख लिया आपने, तो आपको मैंने कहा था कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। फिर आपको बता दूं, वाष्प दाब के नियम के अनुसार आदर्श विलयन के लिए ग्राफ, देखो याद रखना, आदर्श विलयन किसको कहेंगे, बस एक छोटी सी बात याद रखना, वे विलयन जो राउल के नियम का पालन करती है उसे आदर्श विलयन कहेंगे। इसको एक बार और पढ़ने वाले हैं। इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा, इसको जरा थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिएगा। यहां से स्टार्ट करेंगे, जो बातें मैंने बताया उसके अनुसार आपको अच्छे समझ में आएगा। मैंने आपको राउल के नियमानुसार क्या बताया आपको, PA समानुपाती XA और PB समानुपाती XB, यही बताया। यानी कि XA बढ़ता है तो PA बढ़ता है, यानी विलायक की सांद्रता बढ़ती है तो विलायक का वाष्प दाब बढ़ता है। विलेय की सांद्रता बढ़ती है तो विलेय का वाष्प दाब बढ़ता है। सांद्रता मतलब उसकी मात्रा। मैंने कहा जल का नमक का विलयन है, नमक के विलयन में नमक की सांद्रता अधिक है, यानी कि विलयन की सांद्रता अधिक है, तो नमक जितनी ज्यादा आप मिलाओगे वो उतना ही अधिक सांद्र होगा। वही बात यहां पर है। यहां पर एक ग्राफ के बारे में हम सोचते हैं, ग्राफ कुछ ऐसा होगा आदर्श विलयन के लिए। ये देखिएगा, इस ग्राफ में 2 चीजें, जिन बच्चों को ग्राफ समझ में नहीं आता वो भी सीखने लग जाएंगे आज। चलिए कॉपी में बनाओ बेटा, मैं जैसा बोलूंगा कॉपी में बनाओ। हाँ जी विकास यादव जी, चलिए पढ़ाई करिए, पढ़ाई में भाग लीजिए, ये सब बातें नहीं देखते बेटा हम। चलो हो गया। अब देखिए, मैं यहां पर एक चीज समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ग्राफ का मतलब क्या होता है। अगर मैं कहता हूं इस तरफ A बढ़ रहा है और इस तरफ B बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, A1 के लिए ये B1 है, तो A समानुपाती B ऐसा लिखा जा सकता है। तो मतलब क्या हुआ, A बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, तो A बढ़ गया A2 हो गया, तो B बढ़ के B2 हो गया। मतलब क्या हुआ, A और B1 एक जिस जगह पे कटता है, ये जिस जगह पे कटता है, तो आप क्या देख रहे हो, ये बातें देख रहे हो। मतलब अगर A के बढ़ने से B बढ़ता है तो ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, समानुपातिक संबंध है। तो ये छोटी सी बात है जो ग्राफ में हम लोग सीखे हैं अपने जमाने में, छोटी छोटी क्लास में, क्लास 8th 9th 10th में हमने यही पढ़ा है। समानुपातिक का मतलब होता है कि ग्राफ ये होगा, ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ा, या ये वैल्यू बढ़ा तो ये वैल्यू बढ़ा, ठीक, ये समानुपातिक का मतलब हुआ। ठीक है,
इसी चीज को मैं यहां पर उपयोग करूंगा, बस इस चीज को देख लीजिए, हर बच्चे को समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए बस, ठीक है। मेरी बातें जो बच्चे सुन रहे होंगे ना, वो चैटिंग बंद कर दिए होंगे, सिर्फ मेरी बातों को सुन रहे होंगे। जब मैं बोलूंगा, देखो चैट कब करना चाहिए लाइव क्लास में, जब टीचर बोले कि बेटा क्या पूछना है पूछ लो, पूछें क्या डाउट है पूछ लो, मैंने पढ़ा दिया है, तो मेरे पढ़ाने के लास्ट में आप पूछ सकते हो। चलो चलो शुरू करते हैं। हमने इनके बारे में बात करते हैं। यहां पर हम परिवर्तन देखेंगे मोल प्रभाज्य का, इस तरफ, और इस तरफ हम परिवर्तन देखेंगे वाष्प दाब का। ये परिवर्तन है वाष्प दाब का। इस ग्राफ में मोल प्रभाज्य में परिवर्तन ऐसे देख रहा हूं, तो इस जगह पर मैं कह दूं, इस जगह पर मैं लिखने वाला हूं, देखें इस जगह पे हम इस तरफ जाते हैं तो क्या हुआ, यहां पर ए का यानी विलायक का मोल प्रभाज्य 1 है, मतलब यहां पर विलायक पूरी तरह शुद्ध है। तो इस जगह पर XB 0 है, मतलब यह हुआ कि विलेय इस जगह पर बिल्कुल नहीं है, मतलब इस जगह पर ओनली विलायक है। तो ओनली विलायक है, तो विलायक का वाष्प दाब यदि उच्च है इस जगह पर, इसका शुद्ध अवस्था में, विलायक की शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब यहां पर, तो ये होगा, ये पॉइंट जो होगा P0A को दर्शा रहा है, ध्यान रखेंगे, यानी अधिकतम है वाष्प दाब। जैसे जैसे मैं इस तरफ जाते जाता हूं, इसका वाष्प दाब इस पॉइंट तक आते आते XA की वैल्यू जो है वो घट जाएगी, शून्य हो जाएगा वहां तक जाते जाते, यानी कि विलेय की मात्रा बढ़ती गई, तो यहां पर हो गया XB की वैल्यू 1। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा, इस जगह वीडियोस को, इस जगह के पार्ट को आप रिवाइंड करके 2 से 3 बार करेंगे, एकदम क्लिक हो जाएगा, आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, XA शुद्ध है विलायक, तो यहां से जाते जाते इसकी मात्रा कम होती गई, शून्य हो गई, मतलब यहां पर विलेय की मात्रा 100% शुद्ध है और यहां पर विलायक की मात्रा 100% शुद्ध है, मतलब यहां पर विलायक अधिक है। और जैसे जैसे आगे जाते हैं विलेय मिलाते जा रहे हैं, एक स्थिति ऐसी आती कि विलेय की मात्रा ज्यादा है, ज्यादा सांद्र है, तो ये हुआ। चलो विलेय और विलायक क्या है आपको बता चुका हूं, तो इस जगह पर ऐसा हुआ। तो विलायक के लिए जो वाष्प दाब बनेगा, जैसे जैसे आप जा रहे हो वैसे वैसे वाष्प दाब कम होते जा रहा है। देखो सॉरी, मोल प्रभाज्य 1 है, 0 है, कम है, तो यहां पर इसका वाष्प दाब, इस जगह पर वाष्प दाब सबसे ज्यादा है शुद्ध अवस्था का, इस जगह पर इसका वाष्प दाब सबसे कम है, यहां पर नीचे पॉइंट में आ गया, ऐसे नीचे में आएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं, तो ये हर एक सांद्रता पर विलायक का क्या मिलेगा, वाष्प दाब मिलेगा, जिसकी वैल्यू है PA। ये है PA। अब देखें दूसरा, अब मैं कहूंगा XB के लिए, मान लीजिए इसका वाष्प दाब इतना है, P0B के वैल्यू के बराबर। तो जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहा है इसकी मात्रा, वाष्प दाब उनका बढ़ते जा रहा है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, तो ये है PB, ठीक है। अब देखें यहां पर आपको बता दूं, हर एक पॉइंट में वाष्प दाब विलयन का क्या होगा, अगर मैं इस ग्राफ को यहां से मिला दूं इस जगह से, तो इसका वाष्प दाब होगा P, और P का वैल्यू जो होगा PA प्लस PB। कॉपी में नोट करेंगे आप इस चीज को, और आपको मैंने जो बताया अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा पीछे करके दोबारा सुनेंगे, मेरी बातें एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरी बातें कहने दिया करें, पहले बोला ना करें, पहले चैटिंग ना किया करें, नहीं तो आपको समझ में कहां आएगा पूरी बातें। तो आज की क्लास में राउल्ट का नियम और वाष्प दाब का नियम जो है, ग्राफ है, वही पढ़ पाएंगे हम लोग, क्योंकि आदर्श विलयन और आदर्श विलयन के बारे में हम आगे जाकर के कुछ स्टेप में पढ़ने वाले हैं। तो आज जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या हुआ, जैसे जैसे आप इन पे गए आगे, तो वाष्प दाब कम होते गया। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इस ग्राफ के लिए ये फॉर्मूला है PA इज इक्वल टू P0A XA, और इस तरफ PB के लिए होगा P0B XB होगा। ग्राफ आप जल्दी से बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। आदित्य यादव जी थोड़ा देख लीजिए, नीचे लिखा है कौन सी ग्राफ है, नीचे टाइटल लिखा हुआ है, इस टाइटल को देख लीजिए, कौन सी क्लास है भाई। ये क्लास है क्लास 12th केमिस्ट्री
चैप्टर नंबर 2 विलियन पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए साहब, ये तो क्लियर हो गया होगा। ये है, तो हमने आज राउल्ट का नियम देखा है। तो हमने आज क्या क्या देखा? वाष्प दाब देखा, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक देखे और राउल्ट का नियम देखे। यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं विलयन के प्रकार, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। फिर हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आदर्श विलयन किसे कहेंगे, अनादर्श विलयन किसे कहेंगे, और आदर्श विलयन अनादर्श विलयन के पूरे डिटेल में पूरी क्लास होगी, याद रखिएगा। अनादर्श विलयन दो प्रकार का, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होगा। ये पूरा क्लास होगा फुलफिल। तो नेक्स्ट क्लास में आप सब मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और ध्यान रखिएगा पिछला 2 लेक्चर आप जरूर एक बार देख लें। सब मिलाकर के विलयन से संबंधित जो बातें हैं नेक्स्ट क्लास में होने वाली है, जो मंडे को मैं लेने वाला हूं। लेकिन कल की क्लास आप जरूर देखिएगा, मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग क्लासेस में कल देने वाला हूं शाम को, आप रिकॉर्ड वीडियोस जरूर देखिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।